वैसे तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं, लेकिन हमने उस टाइम उतना डिटेल में बात नहीं किया था। तो स्वागत है आप लोगों का अनडिफाइंड यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे आज हम लोग बात करने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में थोड़ा डिटेल में। कुछ टर्म्स है जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसके बारे में और बात करेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के दो लॉज हैं, वो उसके बारे में बात करेंगे। स्नेल्स लॉ क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को शुरू करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि जब भी एक रे ऑफ लाइट किसी भी सरफेस पे इंसिडेंट होता है तो कौन सी तीन चीजें उसके साथ होती हैं। यहां पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो रिफ्लेक्शन होता है लाइट का। दूसरी चीज लाइट के साथ क्या होती है, लाइट ट्रांसमिट कर जाती है, यानी कि लाइट आर पार कर जाती है। तीसरी चीज क्या हो सकती है कि लाइट एब्जॉर्ब हो सकती है। हो सकती है क्या, हो जाती है। जब भी एक रे ऑफ लाइट किसी भी सरफेस पे इंसिडेंट होगी तो ये तीनों चीजें होंगी। बस फर्क इतना होगा कि कभी रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, कभी ट्रांसमिशन ज्यादा होगा, कभी एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। और वो चीज डिपेंड करेगा कि वो जो सरफेस है वो कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन से मटेरियल का है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हम एक मिरर की बात करेंगे, तो मिरर में रिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा होगा और ट्रांसमिशन और एब्जॉर्प्शन ना के बराबर होगा। अगर मैं काली दीवार की बात करूं तो वहाँ एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा होता है और रिफ्लेक्शन और कम हो जाता है और ट्रांसमिशन तो बहुत ही कम हो जाता है। वहीं अगर मैं एक ग्लास का स्लैब लूँ या पानी की टंकी लूँ तो पानी में सबसे ज़्यादा हमें ट्रांसमिशन मिलेगा कि लाइट आर पर जाएगी, उससे कम हमें रिफ्लेक्शन मिलेगा और एब्जॉर्प्शन तो बहुत ही कम मिलेगा। तो ये तीनों चीज़ें हर सरफेस पर होंगी, बस फर्क इतना होगा कि कौन सी चीज़ ज़्यादा होती है और कौन सी चीज़ कम होती है और कौन सी चीज़ बिल्कुल कम होती है। तो चलिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की शुरुआत हम उसके डेफिनेशन से करते हैं। तो देखते हैं डेफिनेशन क्या कहता है। द बेंडिंग ऑफ लाइट रेज व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए इसको वर्ड बाय वर्ड समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम का मतलब क्या होता है। तो ट्रांसपेरेंट मीडियम का ये मतलब हुआ कोई भी ऐसा माध्यम जिससे एक रे ऑफ लाइट ट्रेवल कर सके। जैसे कि हवा एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है क्योंकि लाइट उससे ट्रैवल कर सकती है। ग्लास एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है क्योंकि लाइट उसमें ट्रैवल कर सकती है। वाटर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। डायमंड एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है क्योंकि लाइट उससे ट्रैवल कर सकती है, उसके आर पार जा सकती है। तो इसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो डेफिनेशन ये कह रहा है, जब भी एक रे ऑफ लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाता है तो लाइट थोड़ा सा बेंड हो जाता है, लाइट का डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इसी को कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाने का क्या मतलब हुआ, जैसे कि एयर से ग्लास में अगर लाइट जाए, मान लीजिए एक ग्लास का ब्लॉक रखा है, उसमें मैं टॉर्च से लाइट मारूं, टॉर्च मेरा एयर में है, टॉर्च जा रहा है एयर से ग्लास स्लैब के अंदर। तो जैसे ही रे ऑफ लाइट एयर से ग्लास स्लैब के अंदर जैसे ही जाएगा, सरफेस पे एक बेंडिंग हो जाएगी लाइट की, एक डायरेक्ट चेंज ऑफ डायरेक्शन हो जाएगा रे ऑफ लाइट का, उसको रिफ्रैक्शन कहते हैं। या फिर पानी की टंकी में आप कभी पानी में टॉर्च मार के देखिए, जो रे ऑफ लाइट है वो थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, एक उसके रे ऑफ लाइट में एक चेंज ऑफ डायरेक्शन होगा, उसको हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। लाइट कभी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, चाहे वो दो मीडियम कुछ भी हो, बस दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम हो जिसमें लाइट ट्रांसमिट कर सके, जिसमें लाइट ट्रैवल कर सके। जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाएगी तो लाइट में एक बेंडिंग होगा, एक चेंज ऑफ डायरेक्शन होगा, उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही हमें स्विमिंग पूल का जो सरफेस है वो थोड़ा सा उठा हुआ दिखता है। एक पेंसिल लीजिए, उसको आधा डुबाइए पानी के अंदर, पेंसिल आपको पानी के अंदर जो है ना थोड़ा सा मुड़ा दिखेगा। ये सब हो रहा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि कैसे जब एक रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा होता है तो सरफेस पे कैसे लाइट जो है वो बेंड हो जाता है। इसी को कहते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आप इस डायग्राम में एक और एग्जांपल देख सकते हैं जिसमें कि एक रे ऑफ लाइट एयर से ग्लास में जा रहा है और कैसे वो रे ऑफ लाइट बिल्कुल सीधा ना जाकर ग्लास के सरफेस से ही बेंड हो गया है। इसी को कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि आखिर एक रे ऑफ लाइट जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाता है तो वह बेंड क्यों हो जाता है। चलिए इसका जवाब देखते हैं। एक रे ऑफ लाइट की स्पीड हर एक मीडियम में अलग अलग होती है। अगर एक रे ऑफ लाइट एयर में ट्रेवल कर रही है तो उसका स्पीड कुछ और होगा। अगर वही रे ऑफ लाइट वाटर में ट्रेवल कर रही है तो उसका स्पीड कुछ और होगा। वही रे ऑफ लाइट अगर ग्लास में ट्रेवल कर रही है तो उसका स्पीड कुछ और होगा। एक रे ऑफ लाइट का जो स्पीड है वो सबसे ज़्यादा वैक्यूम के अंदर होता है, जो कि होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
एयर में उससे थोड़ा सा कम होता है, वाटर में उससे और कम होता है, ग्लास में उससे और कम होता है। तो जब भी एक रे ऑफ लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो उसका जो स्पीड है वो चेंज हो जाता है। मसलन के तौर पर अगर एक रे ऑफ लाइट एयर टू वाटर जा रहा है तो एयर में उसका स्पीड कुछ और होगा और वाटर के अंदर उसका स्पीड कुछ और होगा। तो जैसे ही वो रे ऑफ लाइट वाटर के सरफेस को टच करता है वैसे ही उसके स्पीड में एक कमी आती है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि रे ऑफ लाइट का जो स्पीड होता है वो वाटर एयर में ज़्यादा होता है और वाटर में कम होता है। तो जैसे ही वो वाटर में वो रे ऑफ लाइट जाता है उसका स्पीड अचानक से बहुत कम हो जाता है, इस वजह से एक बेंडिंग होता है लाइट का। वैसे ही अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें, अगर एक रे ऑफ लाइट वाटर से एयर में जा रहा है तो अचानक से वाटर से जब एयर में वो जाएगा तो उसका लाइट जो स्पीड है लाइट का वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वाटर के अंदर स्पीड लाइट का स्पीड कम होता है, वाटर में लाइट का स्पीड ज़्यादा होता है। तो जैसे ही वो रे ऑफ लाइट वाटर से एयर में जाएगा, एयर में घुसते ही उसका जो स्पीड होता है लाइट का वो बढ़ जाता है, इस वजह से वहाँ भी एक बेंडिंग होगा। तो चाहे लाइट का स्पीड दूसरे मीडियम में जाने पर बढ़े या घटे, बेंडिंग होगा। तो जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एक रे ऑफ लाइट ट्रेवल करती है और वो एक चेंज ऑफ स्पीड एक्सपीरियंस करती है तो उससे उस रे ऑफ लाइट में बेंडिंग आ जाती है। एक ध्यान देने वाली बात यह है कि स्पीड ऑफ लाइट में जितना फर्क आएगा उतनी ज़्यादा बेंडिंग होगी। मसलन के तौर पे अगर एक रे ऑफ लाइट वैक्यूम से एयर में जा रहा है तो जो डिफरेंस है स्पीड का लाइट के स्पीड का एयर में और वैक्यूम में वो बहुत कम होता है, इसलिए बेंडिंग भी बहुत कम होगा। लेकिन अगर एक रे ऑफ लाइट एयर से वाटर में जा रहा है तो जो डिफरेंस है, जो स्पीड ऑफ लाइट का जो डिफरेंस है एयर में और वाटर में वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए बेंडिंग भी ज़्यादा होगा। अगर मैं एयर टू ग्लास की बात करूं तो वो डिफरेंस और भी ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए बेंडिंग और भी ज़्यादा होगा। तो जब भी एक रे ऑफ लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो उसके स्पीड में फ़र्क आता है और उस स्पीड के फ़र्क के कारण उस लाइट में बेंडिंग होती है, और जितना ज़्यादा फर्क आएगा उतनी ज़्यादा बेंडिंग होगी। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि आखिर स्पीड में फ़र्क आता क्यों है, हर एक अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती क्यों है। तो इसको हम एक ऐसे एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक भारी वस्तु है, आपने उस भारी वस्तु को रोड पर जाकर रख दिया और उसको आप एक फोर्स से पुश कर रहे हैं। उसी वस्तु को अब आप अपने रूम में ले आइए, रूम में आपके टाइल्स हो सकता है, मार्बल हो सकता है, उस वस्तु को वहाँ रख दीजिए और उस पर वही सेम फोर्स उस पर लगाइए जो आपने उसको रोड पे लगाया था। तो आप ये महसूस करेंगे कि वो जो ऑब्जेक्ट है, वो जो वस्तु है, वो ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल कर रही है अगर आप वो रूम पे है तो। क्यों? क्योंकि रूम में टाइल और मार्बल के ऊपर फ्रिक्शन कम है, रोड पे अगर उसको पुश करेंगे तो फ्रिक्शन ज़्यादा है। तो अगर सेम फोर्स दोनों जगह आप लगाएंगे तो स्पीड रूम में आपको ज़्यादा मिलेगी, टाइल के ऊपर ज़्यादा मिलेगी, मार्बल के ऊपर ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि रेजिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट को के ऊपर जो रेजिस्टेंस लगता है जिसको हम फ्रिक्शन बोलेंगे वो रूम में कम रहेगा, बाहर ज़्यादा रहेगा। उसी तरीके से लाइट का भी यही होता है, उसको हर एक मटेरियल में अलग अलग रेजिस्टेंस मिलता है ट्रैवल करने के लिए। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी लाइट की स्पीड कम होगी। तो सबसे कम रेजिस्टेंस यानी कि जीरो रेजिस्टेंस उसको मिलता है वैक्यूम में, इसलिए लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा वैक्यूम के अंदर होती है। उसे हल्का फुल्का रेजिस्टेंस मिलता है एयर में, इसलिए उसकी स्पीड थोड़ी सी वैक्यूम से कम होती है। उसको बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलता है वाटर में, इसलिए उसकी स्पीड और भी ज़्यादा घट जाती है वाटर के अंदर। और भी ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलता है उसको ग्लास में, इसलिए उसकी स्पीड और भी ज़्यादा घट जाती है ग्लास के अंदर। तो इसको फिर से एक बार मैं बोल देता हूँ, एक रे ऑफ लाइट जब भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो जो फ्लो है, जो लाइट का फ्लो है, उसके स्पीड में एक डिफरेंस आता है दूसरे मटेरियल के रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो स्पीड कम हो जाएगी, रेजिस्टेंस कम होगा तो स्पीड बढ़ जाएगी, और इस घटते बढ़ते स्पीड के कारण लाइट में बेंडिंग आती है, और इसी फेनोमेनन को कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आगे बढ़ने से पहले ये बात को बहुत ध्यान से सुन लेना जरूरी है। चाहे कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम हो, चाहे किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम जब लाइट ट्रेवल करती है तो बेंडिंग ऑफ लाइट तभी होगा जब वो रे ऑफ लाइट ऑब्लिकली इंसिडेंट होगा। यानी कि अगर वो रे ऑफ लाइट 90 डिग्री पे उस सरफेस पे इंसिडेंट हो रहा है तो बेंडिंग नहीं होगा। बेंडिंग होने के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 से बड़ा होना जरूरी है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, यानी कि उसको जो एंगल बन रहा है नॉर्मल के साथ उस रे ऑफ इंसिडेंट का वो 0 है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 होगा, देयर वुड बी नो बेंडिंग। अब ये नॉर्मल क्या होता है ये मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन है किसी भी सरफेस के ऊपर जो कि एंगल बनाती है 90 डिग्री का उस सरफेस के साथ।
अब रिफ्रैक्शन में दो चीज़ें होती हैं। एक चीज़ तो ये हो सकती है कि जो रे ऑफ लाइट है वो अगले मीडियम में जाते ही नॉर्मल से दूर जाए। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि वो अगले मीडियम में जाते ही नॉर्मल के नज़दीक जाए, यानी कि वो रे ऑफ लाइट सीध में ना जाके ग्रेटर एंगल पे रिफ्रैक्ट करे या लेसर एंगल पे रिफ्रैक्ट करे। अब एक रे ऑफ लाइट नॉर्मल से दूर जाएगी या नॉर्मल के नज़दीक जाएगी, ये डिपेंड करता है कि दूसरा वाला मीडियम ऑप्टिकली रेयरर है पहले मीडियम से या ऑप्टिकली डेंसर है पहले मीडियम से। ऑप्टिकली डेंसर होना, ऑप्टिकली रेयरर होना एक रिलेटिव टर्म है। जैसे कि वाटर ऑप्टिकली रेयरर है ग्लास के कंपैरिजन में, एयर ऑप्टिकली रेयरर है वाटर के कंपैरिजन में, ग्लास ऑप्टिकली डेंसर है वाटर के कंपैरिजन में, ग्लास ऑप्टिकली डेंसर है एयर के कंपैरिजन में। तो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑप्टिकली डेंसर हो सकती है या ऑप्टिकली रेयर हो सकती है पिछले मीडियम के कंपैरिजन में। तो जब भी एक रे ऑफ लाइट एक ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती है, फॉर एग्जांपल एयर टू ग्लास, ग्लास एक डेंसर मीडियम है एयर के कंपैरिजन में, तो जब भी एक रे ऑफ लाइट ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में ट्रेवल करेगी तो वो नॉर्मल के करीब जाएगी, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। वही एक रे ऑफ लाइट अगर रेयरर मीडियम में ट्रैवल करती है, यानी कि दूसरा मीडियम पहले मीडियम से रेयरर होगा, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए एक रे ऑफ लाइट वाटर से एयर में जा रही है, तो एयर जो है यहाँ पे रेयरर है, ऑप्टिकली रेयरर है। तो जब भी एक रे ऑफ लाइट ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में ट्रैवल करती है पहले मीडियम के कंपेरिजन में, तो वो नॉर्मल से दूर जाती है। तो यहाँ दो बातें हो गई। अगर लाइट डेंसर मीडियम में जा रही है तो रे ऑफ लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी, अगर रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम की तरफ जा रही है तो रे ऑफ लाइट नॉर्मल से दूर बेंड करेगी। अब ऑप्टिकली रेयर मीडियम और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम का मतलब क्या हुआ? ऑप्टिकली डेंसर मतलब ये हुआ कि लाइट को ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा फ्लो के लिए, यानी कि लाइट की जो स्पीड है वो घटेगी। ऑप्टिकली रेयर मतलब ये हुआ कि वहाँ पे लाइट को रेजिस्टेंस कम मिलेगा फ्लो के लिए, यानी कि वहाँ पे लाइट की जो स्पीड होगी वो बढ़ जाएगी। यानी कि ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड कम हो जाती है और वो बेंड कर जाती है नॉर्मल की तरफ, और ऑप्टिकली रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड बढ़ जाती है और वो बेंड कर जाता है नॉर्मल से दूर। तो फिर से हम लोग उस दो बात को दोहरा लेते हैं। जब भी एक रे ऑफ लाइट ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जाएगी तो लाइट का जो स्पीड होगा वो घटेगा, लाइट का स्पीड घटेगा तो वो बेंड करेगी नॉर्मल की तरफ। अगर एक रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम में जाएगी तो लाइट का स्पीड बढ़ेगा और वो बेंड करेगा नॉर्मल से दूर। अब ये डायग्राम यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एयर है, ग्लास है, लाइट जो है एयर से ग्लास में ट्रेवल कर रही है। ग्लास जो है ऑप्टिकली डेंसर है, यानी कि इसमें लाइट को एक रेजिस्टेंस मिलेगा फ्लो के लिए, यानी कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो ग्लास में कम रहेगा, यानी कि यहाँ पे एक बेंडिंग होगी, और जो बेंडिंग कुछ ऐसी होगी कि जो रिफ्रैक्शन होगा वो होगा नॉर्मल के करीब। और जो एंगल जो ये जो इंसिडेंट रे बना रही है नॉर्मल के साथ उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो एंगल ये जो रिफ्रैक्टेड रे बना रही है नॉर्मल के साथ उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आखिरी में ध्यान रखने वाली बात यह है कि जैसे मैंने आपको बोला था एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन हर मटेरियल में होता है, बस फर्क इतना होता है किसी में ज़्यादा होता है किसी में कम होता है। वैसे ही जब भी रिफ्रैक्शन होगा कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन तो होगा ही होगा, कुछ ना कुछ एब्जॉर्प्शन तो होगा ही होगा, जिसको हम लोग इग्नोर करते हुए चल रहे हैं। एक और बात है जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता है वैसे वैसे बेंडिंग का जो मैग्नीट्यूड है वो भी बढ़ता है, यानी कि अगर एक एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे बेंडिंग भी ज़्यादा बढ़ती है। जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को कम करते जाएंगे वैसे वैसे बेंडिंग भी कम होती जाएगी। इसीलिए जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 पे पहुंचता है तो बेंडिंग बिल्कुल नहीं होती है, वो स्ट्रेट आती है 90 डिग्री पे स्ट्रेट चली जाती है। इसलिए बेंडिंग ऑफ लाइट तभी होगा जब एक इंसिडेंट रे ऑब्लिकली इंसिडेंट होगी किसी भी मीडियम के सरफेस पे। अब समझते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बताता है कि जब भी एक रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी तो जो उसके स्पीड में कितना फर्क आएगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हमेशा एक दूसरे मीडियम के कंपैरिजन में बोला जाता है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के रेफरेंस में ही दिया जाता है। इसलिए जब भी हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे तो हम लोग कुछ इस तरीके से बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। अगर विथ रिस्पेक्ट टू का जिक्र नहीं हो रहा हो, यानी कि दूसरे मीडियम का जिक्र नहीं हो रहा हो, तो हमें मान लेना चाहिए कि दूसरा मीडियम वैक्यूम ही होगा। तो जब किसी भी मीडियम का अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रहे हैं और दूसरे मीडियम के बारे में नहीं बताया गया कि किसके रिस्पेक्ट में इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बता रहा हूँ, तो बाय डिफॉल्ट वो वैक्यूम होगा। और जब भी किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग बताते हैं वैक्यूम के कंपैरिजन में, तो हम उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका मतलब अगर मैं कुछ इस तरीके से बोलूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज 1.1, इसका मतलब यह हुआ जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विथ रिस्पेक्ट टू वाटर वो 1.1 होगा। अगर मैं ऐसे बोलूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, अब यहां पे मैंने किसी मीडियम का रेफरेंस नहीं लिया है, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वैक्यूम के कंपैरिजन में, यानी कि इन रिलेशन टू द वैक्यूम, वो 1.5 है। क्योंकि अगर हम कोई दूसरा मीडियम का जिक्र नहीं कर रहे तो बाय डिफॉल्ट हम लोग वैक्यूम मान लेते हैं। या फिर मैं ऐसे बोलूं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, इसका मतलब ही वही हुआ कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम के रेफरेंस में 1.5 है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या सिंपली बोलूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब यही हुआ कि हम उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रहे हैं वैक्यूम के कंपैरिजन। अब बात कर लेते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कम और ज़्यादा होना क्या होता है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का किसी दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये हुआ वो मीडियम है वो ऑप्टिकली डेंसर है। यानी कि अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है यानी कि वो ऑप्टिकली डेंसर है, यानी कि वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट कम होगा और यानी कि वो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा। अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है यानी कि वहाँ वो ऑप्टिकली रेयर होगा, यानी कि वहाँ पे जो स्पीड ऑफ लाइट है वो बढ़ेगा, यानी कि वहाँ पे जो बेंडिंग ऑफ रिफ्रैक्टेड रे है वो अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा। अब देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकालने का फॉर्मूला क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम जनरली n से डिनोट करते हैं। अगर मैं n21 लिखूं, इसका मतलब ये हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। अगर मैं NAG लिखूं, इसका मतलब ये हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। अगर मैं NWA लिखूं, इसका मतलब हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकालने का फॉर्मूला है n21 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन द इंसिडेंट मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द रिफ्रैक्टेड मीडियम। अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में। तो रिफ्रैक्शन के दो लॉज हैं। जो सबसे पहला लॉ है वो ये कहता है जो इंसिडेंट रे होगा, जो रिफ्रैक्टेड रे होगा और जो नॉर्मल होगा उस सरफेस का, एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। अब जो दूसरा लॉ है रिफ्रैक्शन का वो ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का अगर हम साइन निकालें, जिसको हम साइन आई बोलते हैं, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का हम लोग साइन निकालें, जिसको हम लोग साइन आर बोलें, तो इन दोनों का जो रेशियो होगा, अगर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे यानी कि साइन आई डिवाइड बाय साइन आर करेंगे, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यानी कि हमेशा बराबर रहेगा फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड फॉर ए गिवन कलर ऑफ लाइट। फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया का मतलब ये हुआ कि हमेशा अगर हम दो सेम मीडियम की बात करें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी हो, साइन आई डिवाइड बाई साइन आर हमेशा एक ही वैल्यू निकल के आएगी। यानी कि अगर मैं एक दो मीडियम, कोई सा भी दो मीडियम लूँ, फॉर एग्जाम्पल एयर टू वाटर, यानी कि एक रे ऑफ लाइट एयर से वाटर में जा रही है
और एंगल ऑफ इंसिडेंस एक बार 10 डिग्री है, एक बार 20 डिग्री है, एक बार 30 डिग्री है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस पे भी साइन ऑफ आई डिवाइड बाई साइन ऑफ आर हमेशा एक ही वैल्यू निकल के आएगा। इस लॉ में ये भी कहा गया है फॉर अ गिवन कलर ऑफ लाइट। वो इसलिए कहा गया है क्योंकि हर लाइट के कलर का अपना अपना एक वेवलेंथ होता है और उससे थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है साइन आई डिवाइड बाई साइन आर। इसीलिए ये लॉ ये कहता है कि साइन आई डिवाइड बाई साइन आर इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड फॉर अ गिवन कलर ऑफ लाइट। और ये लॉ तभी ट्रू है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री होता है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 ही होगा, क्योंकि बेंडिंग वहाँ पे अगर होती ही नहीं। इसीलिए द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इज ओनली ट्रू इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। अब ये जो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है इसी को हम लोग कहते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ इज नथिंग बट द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अब साइन आई डिवाइड बाई साइन आर जो एक कांस्टेंट होता है, वो जो कांस्टेंट है उसी को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो स्नेल्स लॉ क्या बताता है? स्नेल्स लॉ सिर्फ एक रिलेशन स्टैब्लिश कर रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस में, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। तो ये जो स्नेल्स लॉ कहता है कि साइन आई डिवाइड बाई साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इससे हम लोग क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं? पहली चीज तो ये कि इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम is greater than 1, तो the angle of refraction will be lesser than the angle of incidence। यानी कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से बड़ा होगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से छोटा होगा। यानी कि जो रिफ्रैक्टेड रे है वो बेंड करेगा नॉर्मल की तरफ। यानी कि जो सेकेंड मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 से बड़ा हो रहा है, वो एक ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। इसी तरीके से अगर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम इज लेस देन 1, यानी कि साइन आई डिवाइड बाय साइन आर अगर 1 से छोटा होता है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा होगा। इसका मतलब कि जो रिफ्रैक्टेड रे है वो बेंड करेगा नॉर्मल से दूर। इसका मतलब ये होगा कि जो सेकंड मीडियम है वो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है। हम ये देख चुके हैं कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 बराबर होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इन द इंसिडेंट मीडियम डिवाइड बाय द स्पीड ऑफ लाइट इन द रिफ्लेक्टेड मीडियम। और स्नेल्स लॉ ये भी कहता है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन आई डिवाइड बाय साइन आर। तो हम ये कह सकते हैं कि साइन आई डिवाइड बाय साइन आर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन द इंसिडेंस मीडियम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द रिफ्लेक्टेड मीडियम is also equal to the refractive index of the second medium with respect to the first medium। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो हमें पता होनी चाहिए, वो ये कहता है the refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is equal to the absolute refractive index of medium 2 divided by the absolute refractive index of medium 1। तो इन सब को जोड़ के हम फिर से कह सकते हैं कि sin i divided by sin r is equal to the speed of light in the first medium divided by the speed of light in the second medium is equal to the absolute refractive index of the second medium divided by the absolute refractive index of the first medium is equal to the refractive index of the second medium with respect to medium 1। इस वीडियो को खत्म करते करते दो इंपॉर्टेंट इक्वेशंस और बता देता हूँ। पहला तो ये the refractive index of the second medium with respect to the first medium is always equal to 1 divided by the refractive index of the medium 1 with respect to medium 2। और दूसरी चीज ये है the refractive index of the third medium with respect to the second medium is equal to the refractive index of the third medium with respect to the first medium multiplied by refractive index of the first medium with respect to the second medium। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। हम लोगों ने डिटेल में बात किया है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। हमने दोनों लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देख लिए, हमने स्नेल्स लॉ देख लिया, हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख लिया और कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशंस देख लिया। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कुछ बोलना हो तो कमेंट कर दीजिएगा और अनडिफाइंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको आगे भी ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद है तो, और नोटिफिकेशन बेल को आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।